नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार MSG कॉलेज अर्थशास्त्र विषय में प्रोफेसर। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय कृषि से संबंधित विभिन्न विषयों में से किसी एक विषय पर। जैसा कि सिलेबस में आपने देखा है कि लगभग 7-8 बिंदुओं में हम अपने विषय को बांट सकते हैं जो कि भारतीय कृषि से संबंधित है। ये विषय हम देखें, पहला विषय है भारतीय कृषि के अंतर्गत संस्थागत विकास, जिसके अंतर्गत भूमि सुधार और हरित क्रांति विषय टॉपिक आते हैं। दूसरे में देखें तकनीकी पक्ष में विषय आएंगे, ये होंगे कृषि आगतें एवं उत्पादन फलन में बदलाव। तीसरे बिंदु पे देखेंगे तो कृषि लागत एवं कीमत नीति। चौथे बिंदु पे देखेंगे कृषि विपणन एवं साख यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड क्रेडिट। अगला बिंदु है खाद्य नीति एवं सुरक्षा, एग्रीकल्चर में फूड पॉलिसी एंड सिक्योरिटी। छठा बिंदु है सब्सिडी और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगला बिंदु है कृषि में पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन। और अगला बिंदु है कृषि में समस्याएं। इसको दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता के तौर पर भी हम देख सकते हैं। इसमें से हम सबसे पहले लें, अलग अलग बिंदुओं की चर्चा करें कि क्या वर्तमान संदर्भ में हमें दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है, और यदि हम दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता के बिंदुओं पर चर्चा करें तो कैसे हम इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं और दूसरी हरित क्रांति को लागू करने के लिए हमें किन किन चुनौतियों की आवश्यकता पड़ेगी, इस बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। जिस प्रकार पहली हरित क्रांति में गेहूं, चावल या अन्य खाद्य फसलों पर क्रांतिकारी उत्पादन परिवर्तन हुए थे, जो कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स या अधिक पेस्टिसाइड्स के उपयोग से हमने या अधिक सिंचाई के उपयोग से गेहूं और चावल के विशेष उत्पादन पर जोर दिया और हमने अत्यधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया, और जैसे पहली क्रांति 1966 से 1970 तक की अवधि में माना। तो अब हमें दूसरी हरित क्रांति में क्या विशेष तौर पे सिर्फ और सिर्फ उत्पादन और पुरानी नीति के तौर पर ही चलना होगा, या हमें कुछ अन्य प्रकार की विशेष तौर की भारतीय संदर्भ में बिंदुओं पर चर्चा करने की आवश्यकता होगी। इस बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रश्न है कि हमें किस तरह से इस बिंदुओं पर आगे बढ़ें। यहाँ मैं आपको एक पुस्तक के माध्यम से या एक रेफरेंस किताब के माध्यम से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूँगा। यदि आप इस किताब को देख पाएँ स्क्रीन पर, तो यहाँ हमें ये किताब संभवतः उल्टे तौर पर दिखाई दे रही है। खैर, मैं आपको ये बता दूँ, ये शायद फ्रंट कैमरा की वजह से हो रहा होगा। कोशिश करें कि ये संभवतः आप इसको मैं बता पाऊँ। ये हिंदू बिजनेस लाइन की किताब है, हैंडबुक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 2020। बिल्कुल लेटेस्ट किताब है। चार्टिंग ऑफ द वे आउट ऑफ फार्म क्राइसिस, भारतीय कृषि के संदर्भ में जो विभिन्न समस्याएं हैं उस पर जो नामचीन अर्थशास्त्री हैं उनके द्वारा विभिन्न आर्टिकल्स में इस किताब को बताया है। और यहाँ पे हम एक विशेष आर्टिकल के माध्यम से जो दूसरी हरित क्रांति इसको कहें या कृषि में नवीन प्रयोग कहें या कृषि में आने वाले समय में विभिन्न चुनौतियों को दूर करने के लिए हमें किन किन आवश्यकताओं की या मार्ग पर चलने की ज़रूरत है, उनकी बात करें तो उसमें एक है दोराईस्वामी नारायण। दोराईस्वामी नारायण ने एक आर्टिकल लिखा है
फार्म इनोवेशन टू द फोर, मतलब कृषि क्षेत्र में हमें किन किन नवीन प्रयोगों की आवश्यकता है। और ये जो ऑथर हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड, एक कंपनी को आप कह सकते हैं कि यह कंपनी के डायरेक्टर हैं। और इन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में इस बात को समझाया है कि भारतीय कृषि किस दोराहे पर खड़ी है और आगे जाकर हमें किन चुनौतियों की सामना करना पड़ेगा। इस पहले वीडियो में मैंने एक संक्षिप्त रूपरेखा बनाई है, आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी तो हम इसी लेखक के विचारों को दूसरे वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। दुराईस्वामी जी कहते हैं, देयर आर सेवरल चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग फ्रूट प्रोडक्शन, मतलब खाद्यान्न उत्पादन के लिए हमें विभिन्न चुनौतियों की आवश्यकता है, हमेशा से रही है। किस प्रकार से, किस भूमि पर, किस प्रकार की मिट्टी में हमें खाद्यान्न उत्पादन करेंगे, कौन कौन से बिंदुओं पर हमें विचार करना होगा, कितनी सिंचाई की आवश्यकता होगी, किस मौसम में फसल बोई जाएगी, कहीं कीटनाशकों से सामना तो नहीं हो जाएगा, माफ़ कीजिए, कहीं किसी तरह का कोई एक कीट हमला जैसे कि टिड्डी दल कहते हैं उनका हमला तो नहीं हो पाएगा, या आवारा पशुओं से तो समस्या उत्पन्न नहीं होगी। यानी कि विभिन्न तरह की जो समस्याएं हैं उनके बारे में पहले से ही विचार करके उत्पादन के बारे में रणनीति बनानी होती है। वर्तमान में इन छोटी छोटी बातों के अलावा यदि बड़ी बातों या मैक्रो या समष्टिगत बिंदुओं पर चर्चा की जाए, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमें विचार करना होता है राष्ट्रीय स्तर पर, पर्यावरण परिवर्तन के कारण हमें विचार करना होता है, उपभोक्ताओं की जो पसंद होती है उनके आधार पर हमें विचार करना होता है, और घटते हुए प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनके बारे में विचार करना होता है कि क्या ये विभिन्न जो कारण हैं वो हमारे उत्पादन की रणनीति पर एक तरह से आप कहें कि प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण परिवर्तन, उपभोक्ताओं की पसंद और घटते प्राकृतिक संसाधन। इन बिंदुओं पर विचार करे बिना यदि आप कोई रणनीति बनाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर या लोकल स्तर पर, तो उसमें आपको यदि रणनीति सही नहीं बनी है, आपने इन बिंदुओं पर विचार नहीं किया है, तो आपको उत्पादन प्रक्रिया के अंत में संभवतः संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं हो, ऐसा लेखक का मानना है। आगे देखें, पिछले एक दशक में यह महसूस किया गया है कि उपभोक्ता ये जानना चाहते हैं कि उनका जो उत्पादन या कहें कि उनके लिए जो गेहूं, चावल या अन्य खाद्य वस्तुएं आ रही हैं वह कौन से स्रोत से आ रही हैं। इसको आप इस तरह से समझें कि वह ये जानना चाहते हैं कि उनको प्राप्त होने वाली वस्तुएं कौन से स्रोत से आ रही हैं, क्या वह स्रोत उनके लिए, उनके परिवार के लिए सुरक्षित है, क्या उसमें कोई बीमारियां तो नहीं है। उदाहरण से समझें कि गेहूं या चावल या सब्जियां, इनके खेतों में लगने वाला जो पानी है वह कहीं गंदे नाली से तो नहीं आ रहा है, या इसको ऐसे समझें कि उनमें अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग तो नहीं आ रहा है। आप एक उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं कि कुछ सालों पहले एक कंपनी थी जो नूडल्स बनाती थी। मैं यहाँ पे आपको यदि लाइव क्लास होती तो मैं उसका आपको नाम बताता। यहाँ पे हम चर्चा करें कि हम सब लोग उसको 2 मिनट में बनाकर खाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो वो जो कंपनी है उसमें फूड सैंपल में यह पाया गया कि कीटनाशक बहुत ज़्यादा मात्रा में है।
तो वह जो कीटनाशक बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो एक राष्ट्रीय तौर पर उस पर बैन लगा दिया गया। और फिर उसके बाद उस कंपनी ने अपने उन स्तरों, मानक स्तर तक लाने के लिए उसको प्रयास किया, और फिर काफ़ी 1 या 2 साल में जाकर वह कंपनी वापस अपने पुराने उत्पादन स्तर पर आ पाई। यह एक मार्केटिंग कंपनी या विशेष फूड प्रोडक्ट की बात है। लेकिन सब्जियों और खाद्यान्नों में इस तरह की कोई पैकेज्ड फूड की व्यवस्था नहीं है, इसलिए जो अधिक जिनकी क्रय क्षमता अधिक है या जो अधिक कीमत अदा कर सकते हैं, ऐसे उपभोक्ता अपने लिए विशेष प्रबंध करके सुरक्षित खाद्यान्न प्राप्त कर लेते हैं। परंतु आमतौर पर राष्ट्रीय रणनीति के अभाव में अधिकांश उपभोक्ताओं को असुरक्षित खाद्यान्न प्राप्त करने की संभावना रहती है। दूसरा कहें, यह भी चिंता की बात रहती है राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि यह सस्टेनेबल हो पाएगा या नहीं, या इसी तरह संसाधनों का दोहन यदि हम करते रहेंगे तो क्या हमारे संसाधन बहुत जल्दी ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे उत्पादन प्रक्रिया के दौरान। तो हमें नए नए प्रयोग कर कर अपने संसाधनों को सीमित उपयोग करते हुए अत्यधिक खाद्यान्न प्राप्त की संभावना पे विचार करना चाहिए। जैसे कि यदि आप अत्यधिक पानी का दोहन करके सिंचाई करेंगे तो बहुत जल्दी भूमिगत जल खत्म हो जाएगा। इसलिए नवीन प्रयोग के माध्यम से बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, जिसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहते हैं या स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं, जो फव्वारा सिंचाई पद्धति है, उनका प्रयोग करते हैं तो फसल को भी पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है और पानी का भी बचत हो जाती है। इस तरह से नवीन प्रयोगों के माध्यम से भी हम संस्थागत जो कृषि उत्पादन है उसको बढ़ा सकते हैं। इस बारे में भी लेखक ने अपना विचार किया है। यहाँ एक विचार करने की बात और है कि therefore innovation in agriculture will require not only new solutions to boost farm productivity and farm incomes but also ways to make agriculture sustainable। इसलिए हमें कृषि उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है, किसानों की आय बढ़ाने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो कृषि है वह सस्टेनेबल हो, यानी कि टिकाऊ हो, लंबे समय तक उत्पादन की संभावनाएं बनी रहें। ऐसा नहीं हो कि हम संसाधनों का तीव्र विदोहन कर लें और आगे वो संसाधन बढ़ नहीं पाए। To make agriculture vibrant and viable, farmers need to have solutions and aimed at improving farm income and making agriculture sustainable। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एक होलिस्टिक अप्रोच के बारे में लेखक ने बात करी है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट बाई 2100 सन 2100 में ग्लोबल फूड डिमांड विल इंक्रीज बाई 80%। वर्तमान समय से लगभग 80% ज़्यादा जो खाद्यान्न की आवश्यकता है वह रहेगी, और इस खाद्यान्न को बढ़ाने के लिए हमें नई नई तकनीकों पर विचार करके कुल उत्पादन को बढ़ाना होगा। लेकिन साथ के साथ यह ध्यान रखना होगा कि वह सस्टेनेबल हो, पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचता हो, क्लाइमेट को कम से कम नुकसान पहुंचता हो। इस तरह की बातों पर हमें ध्यान रखना होगा। साथ के साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो जीरो हंगर और जीरो पॉवर्टी की तरफ इशारा करते हैं। तो 2030 तक हमें अब कुल उत्पादन का इस तरह से वितरण करना होगा कि पॉवर्टी और हंगर
यानी कि गरीबी और भूख से हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर निजात मिल जाए। भारत के संदर्भ में यह बात उल्लेखनीय है कि 173 करोड़ की जो जनसंख्या है, उससे पूरे विश्व को उम्मीद है, और यह उम्मीद इस प्रकार से है कि तकनीक हो या अन्य अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की रणनीतिक साझेदारी हो, उस पर काम करने की सरकार और समाज दोनों को आवश्यकता है। साथ ही साथ यह भी ज़रूरी है कि सभी खेती के जो आकार हैं, चाहे वो छोटे खेत हों चाहे बड़े खेत हों, सभी खेतों पर हमें नवीन प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करने की आवश्यकता है। और इन तकनीकों का प्रयोग हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा, चाहे वो ड्रॉट हो, चाहे फ्लड्स हो, चाहे हीट वेव्स हो, या पेस्ट अटैक हो, या डिजीज़ अटैक हो, या विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यकता भूमि के लिए हो। ड्रॉट यानी सूखा है, बाढ़ है, कीटों का अटैक है जिसको हम टिड्डी दल या इस तरह के नाम दे सकते हैं, या विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। इन सभी को करने के लिए हमें एक चुनौतीपूर्ण माहौल में काम करने की आवश्यकता है। नीति आयोग के एक बात पर गौर करके हम अपने इस वीडियो को विराम देंगे कि गेहूं और चावल के 74% और 65% जो क्षेत्र हैं वो भयानक रूप से पानी की कमी से जूझ रहे हैं। इसको मैं अंग्रेजी में आपको सीधे पढ़ के बताऊं। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स of 2019, 74% and 65% of countries wheat यानी गेहूँ and rice cultivation area, राइस यानी चावल कल्टीवेशन यानी कि उत्पादन क्षेत्र, रेस्पेक्टिवली आर फेसिंग सीरियस वाटर स्कार्सिटी। सीरियस यानी कि गंभीर, वाटर यानी पानी, स्कार्सिटी यानी कमी, यानी कि गेहूं और चावल के 74 और 65% जो क्षेत्र हैं वो पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि दोनों ही फसलों के लिए अत्यधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक तरफ हमें दूसरी हरित क्रांति के बारे में विचार कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम नीति आयोग की इस बात पर भी विचार कर रहे हैं या देख रहे हैं कि इन दोनों ही क्षेत्रों में कितनी पानी की कमी है। हमारे किसान बहुत गरीब और अशिक्षित हैं, अधिकांश छोटे किसान हैं, नई चुनौतियों का या नई तकनीकों का सामना नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते, और साथ ही साथ समष्टि स्तर पर ये दो फसलें गंभीर पानी की कमी की समस्या से जूझ रही हैं। ऐसी चुनौतियों के बीच में हम अत्यधिक उत्पादन की आवश्यकता के लिए भी विचार कर रहे हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए हमें लगता है कि हमें एक रणनीतिक तौर पर, एक अभियान के तौर पर पहले अपनी सभी आवश्यकताओं पर विचार करना होगा, तभी हम एक अनुकरणीय रणनीति बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि हरित क्रांति की आवश्यकता और उसकी रणनीति निर्माण के संदर्भ में जो मैंने प्रस्तावना के तौर पर यह जो वीडियो बनाया है ये आपको पसंद आया होगा, जिसका संदर्भ मैंने इंडियन एग्रीकल्चर हैंडबुक बिजनेस लाइन की एक आर्टिकल का सहारा लिया है, जिसे दुराई स्वामी जी नारायण ने लिखा है, जो ऑथर हैं डायरेक्टर एंड सीईओ बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड के हैं। आशा करता हूँ कि मैं अगली किसी और आर्टिकल या इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे, हरित क्रांति से संबंधित टॉपिक को
और अन्य विशेष रेफरेंस तौर पर विशेष रेफरेंस बुक्स के माध्यम से अपनी चर्चाओं को आगे बढ़ेंगे। आशा है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।